नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के अररिया जिले में शुक्रवार तड़के अज्ञात लोगों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रानीगंज बाजार इलाके की है। एक हिंदी दैनिक के लिए काम करने वाले विमल कुमार यादव की प्रेमनगर गांव में उनके आवास पर ही गोली चलाई गई। बिहार पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि हमलावरों ने सुबह करीब 5:30 बजे यादव के घर का गेट खटखटाया और जैसे ही उन्होंने गेट खोला उन पर गोलियां चला दी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अररिया के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जांच चल रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार 2 साल पहले पीड़िता के भाई जो सरपंच थे उनकी भी इस तरह ही हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विमल कुमार यादव मुख्य गवाह थे और संदेह है कि उनकी हत्या भी उसी से जुड़ी हो सकती है। यादव ने कथित धमकियों के बावजूद अदालत में चल रहे मुकदमे के दौरान अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ गवाही दी थी। पत्रकार की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे दुखद घटना बताया है और कहा है कि खबर सुनते ही उन्होंने तुरंत अधिकारियों को अपराध की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से कहा किसी पत्रकार को इस तरह कैसे मारा जा सकता है। सीएम ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को सजा दी जाएगी। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि इस घटना से पता चलता है कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि बिहार में पत्रकारों और यहां तक कि पुलिसकर्मियों सहित निर्दोष नागरिकों की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा अररिया में जो हुआ वो वास्तव में दुखद है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के नेतृत्व वाले घमंडिया महागठबंधन के राज्य में सरकार बनने के बाद से ही ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार सुबह राज्य के नागा बाहुल्य उखरुल जिले के एक गांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वारदात को सुबह करीब 4:30 बजे अंजाम दिया गया। अज्ञात लोगों के एक समूह ने गांव की रखवाली कर रहे 3 लोगों की हत्या कर दी। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच अब उखरुल जिले के कुकी थोवाई गांव पर हुई भारी गोलीबारी में 3 युवक मारे गए। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मणिपुर हिंसा में एक बार फिर से 3 लोगों की जान चली गई। अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मणिपुर बीते कई महीनों से जल रहा है। लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। पीएम मोदी, आप हिंसा रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राजेश पायलट के मिजोरम पर बम गिराने का दावा किया था, जिसके बाद सचिन पायलट ने सच बताकर उन पर निशाना साधा। जिसके बाद अशोक गहलोत भी सचिन पायलट के समर्थन में उतर आए थे। गहलोत ने पहले अमित मालवीय पर हमला किया था। इसके बाद अब कहा है कि राजेश पायलट और मैं साथ साथ संसद गए थे। हम काफी करीब से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए इस प्रकार की जो बेहुदा बातें मिस्टर मालवीय कर रहे हैं उनका धंधा ही यही है, झूठ बोलना, फेक न्यूज फैलाना। अब पूरे देश में बुद्धिजीवियों में वो एक्सपोज हो गए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पार्टी की जिम्मेदारी अजय राय को दी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया दी। अजय राय से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसका जवाब देते हुए अजय राय ने कहा, बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ खड़े हैं। इसके बाद अजय राय से पूछा गया कि क्या प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ेंगी। अजय राय ने सवाल पर जवाब दिया कि प्रियंका गांधी जी की बनारस से अगर इच्छा होगी तो हमारा एक-एक कार्यकर्ता जान लगा देगा। बता दें, स्मृति ईरानी अमेठी से लोकसभा सांसद हैं। 2019 के चुनावों में स्मृति ने राहुल गांधी को इस सीट पर हराया था। तब राहुल गांधी वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े थे और वहां से जीतकर वो लोकसभा पहुंचे थे। स्मृति ईरानी पर अजय राय बोले, स्मृति 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई क्या? यहाँ अमेठी के लोग आए हैं, जनता को जवाब दें कि चीनी कहाँ गई। बीजेपी ने एमपी में 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पहली ही लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका लगा है। उनके साथ कांग्रेस से आए एक समर्थक का टिकट कट गया है। गोहद विधानसभा सीट से सिंधिया समर्थक रणबीर जाटव को टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह पर बीजेपी ने लाल सिंह आर्य को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लाल सिंह आर्य गोहद से 3 बार विधायक रह चुके हैं और शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक रणबीर जाटव ने लाल सिंह आर्य को हराया था। बाद में रणबीर जाटव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए थे। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। लाल सिंह आर्य को साइड कर बीजेपी ने गोहद से रणबीर जाटव को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। रणबीर जाटव कांग्रेस के मेवाराम जाटव से बुरी तरह हार गए। लाल सिंह आर्य को बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था।
इसके बाद से ये संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी लाल सिंह आर्य को भिंड लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारेगी। इस बार बीजेपी ने सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का पत्ता काट दिया है। बीजेपी ने लाल सिंह आर्य को गोहद विधानसभा का टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। अभी तक संभावना लग रही थी कि रणवीर जाटव को एक बार फिर से सिंधिया टिकट दिलवाने में सफल हो सकते हैं। लीजिए, अब सरकार के बड़े अधिकारी ने भी नए संविधान की मांग रख दी है। पहले मोदी सरकार के विरोधी तंज में कहते थे कि आप तो संविधान ही बदल देंगे। अब सरकार के बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने नए संविधान की बात कह दी है। विवाद तो होना ही था। विवाद हुआ तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने खुद को उस बयान से अलग कर लिया। अब खुद बिबेक देबरॉय सफाई देते फिर रहे हैं। तो सवाल है कि अब मोदी सरकार के बड़े ओहदे वाले अधिकारी द्वारा नए संविधान की बात क्यों की जा रही है, वो भी अखबार में लेख लिखकर। दरअसल बिबेक देबरॉय ने 15 अगस्त को मिंट अखबार में नए संविधान की वकालत करते हुए एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था हम लोगों के लिए नए संविधान को अपनाने का मामला है। इस लेख में देबरॉय ने लिखा, अब हमारे पास वो संविधान नहीं है जो हमें 1950 में विरासत में मिला था। इसमें संशोधन किया गया है, हमेशा बेहतरी के लिए नहीं। हालांकि 1973 से हमें बताया गया है कि इसकी बुनियादी संरचना को बदला नहीं जा सकता है, भले ही लोकतंत्र संसद के माध्यम से कुछ भी चाहता हो। क्या कोई उल्लंघन है, इसकी व्याख्या अदालतों द्वारा की जाएगी। जहां तक मैं इसे समझता हूं, 1973 का फैसला मौजूदा संविधान में संशोधन पर लागू होता है, नए पर नहीं। देबरॉय ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि लिखित संविधान का जीवन काल मात्र 17 वर्ष होता है। भारत के वर्तमान संविधान को औपनिवेशिक विरासत करार देते हुए उन्होंने लिखा, हमारा वर्तमान संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। इस अर्थ में ये एक औपनिवेशिक विरासत भी है। बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में औपनिवेशिक विरासत के नाम पर कई चीज़ों को या तो बदल दिया है या फिर उसमें बड़े बदलाव किए हैं या नाम बदल दिया है। इसने औपनिवेशिक विरासत के नाम पर ही आईपीसी कानून को भी बदलने की तैयारी कर ली है। बता दें, साल 2017 में तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री अनंत हेगड़े ने भी संविधान बदलने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई है और निकट भविष्य में ऐसा किया जाएगा। देबरॉय के लेख की आलोचना की जा रही है और कई नेता और सांसद इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी इस लेख पर कहा है कि क्या ये सब कुछ पीएम के मर्जी से हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी का कोई आर्थिक सलाहकार है बिबेक देबरॉय। वो बाबा साहिब के संविधान की जगह नया संविधान बनाने की वकालत कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री की मर्जी से ये सब कहा और लिखा जा रहा है। सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने भी इस लेख पर आपत्ति जताते हुए लिखा, विवेक देबरॉय नया संविधान चाहते हैं। उनकी मुख्य समस्या संविधान के बुनियादी ढांचे में दर्ज समाजवादी, सेक्युलर, लोकतांत्रिक जैसे शब्दों से है। हकीकत में वो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। अगर उन्होंने निजी हैसियत से लिखा है तो अपना पद लेख के साथ क्यों लिखा। शिवसेना उद्धव ठाकरे की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, वो एक नया संविधान चाहते हैं जो उनके फायदे के लिए काम करे। वो एक नया विचार चाहते हैं ताकि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। उन्हें नए स्वतंत्रता सेनानी चाहिए क्योंकि अभी उनके पास कोई नहीं है। वो भारत में नफरत का एक नया आइडिया चाहते हैं। वो एक नया अनैतिक लोकतंत्र चाहते हैं। मिलिए भारत के नए बौद्धिक लोगों से। नू हिंसा के बाद हरियाणा में मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार जैसे नफरती भाषणों को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की महिला वकीलों के फोरम ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवार चंद्रचूड़ को एक पत्र भेजा है। इसमें मांग की गई है कि नूह सहित हरियाणा के विभिन्न स्थानों में नफरत भरे भाषण हाल के दिनों में दिए गए हैं। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इन वीडियो में मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार जैसी नफरती बातें कही गई हैं। इन महिला वकीलों ने मांग की है कि इन नफरती भाषण के वीडियो को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तत्काल हस्तक्षेप करे। 101 महिला वकीलों के हस्तक्षेप वाले 3 पेज के इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए इन्हें रोकने की गुहार लगाई गई है। उन्होंने नफरत से भरे भाषण वाले वीडियो पर चिंता जताते हुए कोर्ट से अपनी 3 मांगें की हैं। उन्होंने मांग की है कि हरियाणा सरकार को नफरती भाषण रोकने के लिए कदम उठाने, नफरती भाषण के वीडियो पर रोक लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मिली सजा में छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कड़े सवाल किए हैं।
इसने पूछा कि समय से पहले रिहाई की नीति चुनिंदा तरीके से क्यों लागू की जा रही है। अदालत ने ये तब कहा जब गुजरात सरकार ने दलील दी कि जघन्य अपराधों के दोषी कैदियों को सजा पूरी करने और पछतावा दिखाने पर समय से पहले जेल से रिहा कर सुधार का मौका दिया जाए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के बलात्कार और उनके परिवार की हत्या के दोषी ठहराए गए लोगों की असामयिक रिहाई पर याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई कर रहा है। बिल्किस बानो के साथ 3 मार्च 2002 को भीड़ द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। उस समय बिल्किस बानो गर्भवती थी। बिल्किस की उम्र उस समय 21 साल थी। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषी जब गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत जेल से बाहर आए थे तो उन्हें रिहाई के बाद माला पहनाई गई थी और मिठाई खिलाई गई थी। इसी रिहाई मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई पर सवाल उठाए हैं। न्यायाधीशों ने गुरुवार को कहा कि जहां तक समय से पहले छूट देने का सवाल है, गुजरात सरकार मुश्किल स्थिति में है। लाइव ब्लॉग की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने पूछा, छूट की नीति को चुनिंदा रूप से क्यों लागू किया जा रहा है और ये कानून जेल में कैदियों पर कितना लागू किया जा रहा है? हमारी जेलें खचाखच भरी क्यों हैं? विशेषकर विचाराधीन कैदियों के साथ छूट की नीति चुनिंदा रूप से क्यों लागू की जा रही है? 4 घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। लालू प्रसाद यादव की जमानत को रद्द करने की याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। सीबीआई ने लालू यादव की जमानत को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। अब इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। शिमला में एक शिव मंदिर के मलबे से एक और शव निकाला गया। गुरुवार को चंबा जिले में 2 और लोगों की मौत हो गई। इन मौतों के साथ ही बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। इनमें से 21 मौतें शिमला में 3 बड़े भूस्खलनों, समर हिल में शिव मंदिर में और फागली में कृष्णनगर में हुई हैं। मंदिर के मलबे में अभी भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। शिमला मंदिर में हुए भूस्खलन में 7 लोगों का एक परिवार तबाह हो गया। हिमाचल में विनाशकारी बारिश ने न केवल बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है बल्कि पूरे परिवारों को भी उजाड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे नुकसान होने से रोकने के लिए पूरे उपाय किए जा रहे हैं। एलोन मस्क ने शुक्रवार को भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी की तारीफ करते हुए उनकी उम्मीदवारी को आशाजनक बताया। ट्विटर के मालिक मस्क ने रिपब्लिकन नेता द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मस्क ने साक्षात्कार को दोबारा पोस्ट किया जिसमें 37 वर्षीय को अमेरिका में सबसे कम उम्र के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बताया गया था। इसके साथ ही मस्क ने लिखा, वो एक बहुत ही आशाजनक उम्मीदवार हैं। बता दें, विवेक रामास्वामी ने हार्वर्ड और येल विश्वविद्यालयों से स्नातक किया है और उनका जन्म भारतीय माता पिता के घर में हुआ था जो केरल से अमेरिका चले गए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।